अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 15 हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है उसका यूनिट 15 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस इज़। जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस का, वो क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड ही नहीं करता एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे, या टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो बड़ा सिंपल सा है। जो हमारा की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि जो टेम्परेचर है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक्चुअली वो जो फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके मुताबिक टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/2 mv² के एवरेज के बराबर। ठीक है, और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ रही ना, ये बेसिकली शो करती है काइनेटिक एनर्जी के एवरेज वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाली है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी है, तो इस वजह से ये काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज वाली होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैस। इट मीन्स जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात ये है, जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो एक्चुअली ताल्लुक़ रखता है STP से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस से, जो कि बेसिकली कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है, पहली बात अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो बेसिकली बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, या तो आप 0 डिग्री सेल्सियस कह लो, या अगर केल्विन के अंदर होता तो वो बराबर होता है 273 केल्विन के। एक बात तो ये हो गई। और फिर जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है STP के अंदर, वो या तो अगर एटमॉस्फेयर के अंदर हम कहते हैं तो 1 atm के बराबर होता है, या अगर पास्कल के अंदर होगा तो पास्कल में वो बराबर होता है 1.01 10⁻⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, यानी किलो पास्कल के अंदर करोगे तो वो तकरीबन इतना ही आता है, 101.3 किलो पास्कल। बट देखो दोनों चीज़ें कहाँ पर मैच हो रही हैं। ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाली बात करेक्ट हो गई, और 1 atm वाली बात करेक्ट हो गई। सो करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल्ड, देन प्रेशर ऑफ द गैस इज। अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और वॉल्यूम को डबल किया जाए तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? तो सबसे पहली बात, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट ये है कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से लॉ में होता है? याद रखिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब बात हो रही है बॉयल्स लॉ की, जो हमारा गैस लॉ है इससे ताल्लुक़ रखता है। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV बराबर होता है कांस्टेंट के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स अगर इसमें से किसी एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ताकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। अब सवाल में क्या मेंशन है कि हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो इसका मतलब उसको बराबर करने के लिए प्रेशर अपने आप को हाफ तक रिड्यूस करेगा। सो करेक्ट आंसर बनेगा रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना, अगर 2 गुना वॉल्यूम बढ़ा है तो इसका मतलब प्रेशर 2 गुना कम हो जाएगा, या 2 गुना कहने इसके से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ये बोल दें कि एक्चुअल जो है वो प्रेशर हाफ हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू के। क्वेश्चन नंबर 4, द एवोगाड्रोज नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक्चुअली एवोगाड्रोस कांस्टेंट का।
जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे उसे जाहिर करते हैं Na से, और वो बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद या पार्टिकल्स की तादाद जो कि पाई जाती है एक मोल के अंदर, यानी कि डिवाइड कराते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। और एक्चुअली वो जो आंसर आता है वो आंसर कितना होता है, वो आंसर होता है बराबर 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो उनकी तादाद होती है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब सवाल के मुताबिक एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस, 1 किलोग्राम ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट हम मालूम करते हैं पर यूनिट मोल, यानी कि एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली उसे एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T। ठीक है ना, आइडियल गैस की बात हो रही है और उसकी मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए कहा जा रहा है कि वो कितनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास वही KTG का है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, जिसके मुताबिक जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू 1/2 mv²। और इससे जो पिछला स्टेप होता है ना प्रोपोर्शनल का साइन आने से पहले, उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम रिमूव करते हैं। तो यही जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का, हमने ड्राइव भी किया था, वो एक्चुअली बराबर होता है 2/3K, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 mv² का एवरेज, यानी कि जो कांस्टेंट आता है ना बेसिकली वो 2/3K के बराबर होता है। अब आप जानते हैं ये कौन सी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और वो भी कौन सी है, वो भी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेट लाइन वाली काइनेटिक एनर्जी है एवरेज। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मीन या एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब फॉर्मूला मुझे इसी का चाहिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। रीअरेंज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगी 3K, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3KT, और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एट टेम्परेचर T, वो बेसिकली बराबर होता है 3KT/2 या 3/2 KT के बराबर, जो कि आपको नज़र आ रहा है हमारा A ऑप्शन है। ठीक है ना, तो मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एक्चुअली 3/2 KT के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो देखिए बड़ा आसान सी बात है, यहाँ का जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो आपने टेम्परेचर कन्वर्जन का कह लो, या आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर याद रखना है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। याद रखिए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। दैट इज़ ऑप्शन ए। ठीक है ना, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेशर P, डेंसिटी ρ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो KTG के थ्रू जो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर निकाला था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस या इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर अकॉर्डिंग टू KTG, जिसके मुताबिक प्रेशर बराबर होता है 1/3 ρ v² के एवरेज के बराबर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। P बराबर होता है 1/3 ρ v² का एवरेज, दिस वन करेक्ट आंसर है। P इज इक्वल टू 1/3 ρ v² का एवरेज। क्वेश्चन नंबर 8, इन एयर एट STP द एवरेज स्पीड ऑफ द, ठीक है यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन की स्पीड ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, या दोनों की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है, या हीलियम एटम की इन दोनों से ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट आ रहा है वो बेसिकली एवरेज स्पीड, जिसे हम कहते हैं रूट
मीन स्क्वायर स्पीड है जो कि हमें कैलकुलेट करनी होती है, और उसका एक फार्मूला है 3kT/m के बराबर, ठीक है, या 3RT/m के बराबर। अब बात यह है, इसको तो हम अगर 3kT/m होना चाहिए, और अगर R की फॉर्म में लिखोगे तो कैपिटल M होता है। तो चलो, हमें तो बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे देखना है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एक्चुअली मास का डिफरेंस आएगा। और ये कौन सा मास है पता है आपको? ये जो M है ना, बेसिकली ये है मोलर मास। तो रिलेशन क्या बना? रिलेशन ये बना कि जिस चीज़ का मोलर मास ज़्यादा होता है उसकी VRMS कम होती है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है, जो एवरेज स्पीड है, वो कम होती है। ठीक है, अब ज़रा दोनों की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। अच्छा, ऑक्सीजन का अगर मोलर मास देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है ग्राम्स के अंदर ही अगर आप देख लो तो 16 होता है ऑक्सीजन का इंटू 2, 16 इंटू 2 ये हो जाएगा 32 ग्राम। यानी ऑक्सीजन का मोलर मास जो है, एक मोल जो होती है ऑक्सीजन, वो 32 ग्राम की होती है। और अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन का अपना एटॉमिक मास 14 और 2 है, तो कितना हो गया? ये हो गया बराबर 28 ग्राम के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, मतलब कि उसकी स्पीड कम होगी। नाइट्रोजन का मास कम है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड से हमेशा ज़्यादा होती है। सो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ हैवियर देन नाइट्रोजन। और फॉर्मूला ये कहता है कि जो चीज़ जितनी हैवियर होती है उसकी स्पीड उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का मास कम तो स्पीड ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर किसी गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ा दें तो जो RMS वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल की वो कितने गुना हो जाएगी? तो अगेन यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है VRMS का। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला है वो √3RT/m के बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रिलेशन चाहिए ना। अब ये कह रहे हैं टेम्परेचर को अगर 3 गुना कर दें, तो लेट से जो नया टेम्परेचर है T' वो एक्चुअल टेम्परेचर का 3 गुना कर देते हैं। तो अब नया VRMS कितना होगा? VRMS डैश कर देते हैं, √3 लिखूंगा, R लिखूंगा, और इसकी जगह पे लिख दूंगा T'/m आएगा। अगले स्टेप में T' की जगह पे T' की वैल्यू पुट करते हैं ताकि नया VRMS पता लग जाए। सो ये हो जाएगा 3RT, और कितने गुना है T को हमने 3 गुना कर दिया, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 3 टाइम्स ऑफ T आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय M लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो √3 है इसको बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा √3, और यहाँ पे रूट के अंदर बचेगा 3 बचेगा, R बचेगा, T बचेगा और M बचेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है VRMS डैश। अब अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखो तो ये पूरी वैल्यू जो है वो एक्चुअली बराबर है VRMS के, यानी कि जो एक्चुअल VRMS था। तो जो नई रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो असल रूट मीन स्क्वायर स्पीड का √3 टाइम्स के बराबर हो जाएगी। अगर टेम्परेचर आप 3 गुना करते हैं तो रूट में होने की वजह से √3 टाइम्स बढ़ जाती है वेलोसिटी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, √3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10, एक गैस इनक्लोज्ड है इन आइसोलेटेड कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर है जो आइसोलेटेड है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, और वो रखा हुआ है एक फास्ट मूविंग ट्रेन पर जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। सो जो गैस का टेम्परेचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी मोशन ऑफ ट्रेन की वजह से, डिक्रीज हो जाएगी मोशन ऑफ ट्रेन की वजह से, कांस्टेंट रहेगी, या फ्लक्चुएट करेगी ट्रेन की स्पीड और डायरेक्शन की वजह से। ठीक है जी, लाइए आपको बताते हैं पहले यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली इक्वल होता है 1/2 mv² का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखिए, वो हमेशा रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब अगर वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ट्रेन के एक साइड पर मूव करने की वजह से उनके मोशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है ना।
जो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर है वो उनके एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर है, और वो जो रैंडम मोशन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि अगर सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करें ट्रेन के मूव होने की वजह से। इट मीन्स कि अगर तो एक आइसोलेटेड कंटेनर किसी ट्रेन में है और ट्रेन मूव कर रही है सेम स्पीड के साथ, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब टेम्परेचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो बच्चों, ये थे 10 MCQs यूनिट 15 के मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आपने करना ये है कि आपने इन MCQs की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं MCQs के हवाले से, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।